अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। क्या तहरीक इंसाफ के लिए हवाओं का रुख बदल रहा है? एक के बाद एक रिलीफ के बायस तहरीक इंसाफ को सियासी स्पेस मिलने लगा है। या तहरीक इंसाफ को मिलने वाली सब रियायतों के पीछे एक डील कार फरमा है? मुल्क के सियासी मंजरनामे पर यह सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि हालिया चंद दिनों में तहरीक इंसाफ से जुड़े मामलात को लेकर हैरान कुन तब्दीलियां रोनुमा हुई है। 26वीं आईनी तरमीम से पहले जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत एक दूसरे पर चढ़ाई किए हुए थे, अब बज़ाहिर दोनों कैंप्स में सियासी कशीदगी में काफी हद तक कमी नजर आ रही है। पानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई के बाद आज अडयाला जेल में कैदियों से होने वाली मुलाकात पर लगने वाली पाबंदी के उठने की खबर ने और भी कान खड़े कर दिए हैं। और अब इन तमाम तब्दीलियों के पीछे डील होने की कयास आराइयां और भी तेज हो गई है। गो के तहरीक इंसाफ इस तरह की किसी भी मुबैना डील के तासुर को यकसर मुस्तरद कर रही है और हालिया दिनों में होने वाली जमानतों को मेरिट की फतह करार दे रही है। लेकिन सियासी रहनुमा हो या सियासी तज्जियाकार, सबके सब डील या ढील के तासुर को मुस्तरद करने से इनकारी है। इस तासुर को सबसे ज्यादा तकवीत देने में मुतहर्रिक किरदार सेनेटर फैसल वोडा का है, जिन्होंने न सिर्फ इन रिहाइयों से कबल ही रिहाइयों की खबरें दी बल्कि जमीनी हकायक का खाका पेश करते हुए इन रिहाइयों के पीछे यकीनी डील होने का इंकशाफ भी किया। ना मैंने वर्ड डील का यूज किया है। मैंने कहा है कि आप और कौम समझदार हैं, वो खुद जान जाएगी कि ये कैसे। अच्छा, अब इस सारे खेल के अंदर अगर किसी को पता नहीं था ये डील नहीं है, व्हीलिंग नहीं है, डीलिंग नहीं है, तो फिर रंग और रोगन बनी गाला में दिनों से और हफ्तों से कैसे हो रहा है? इस मुबैना डील के तनाजुर में बुशरा बीबी के लाहौर जाने के बजाय पेशावर में क़याम को भी मानी खेज निगाहों से देखा जा रहा है। बिलखुसूस जब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से मुतअद्दिद बार हुकूमत और रियासत को ललकारने के बावजूद उनकी पकड़ न होने पर उनसे मुतालिक भी यह कयास जुबान ज़द-ए-आम है कि वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। इसकी तस्दीक एक और पेशरफ से आज उस वक्त भी हुई जब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर उन्हीं चीफ जस्टिस की तकरीब हल्फ बर्दारी में मौजूद थे, जिनको उस ही 26वीं आईनी तरमीम के तहत चीफ जस्टिस बनाया गया, जिसकी तहरीक इंसाफ शदीद मुखालफत कर रही है। और इसी तकरीब के बाद सहाफ़ी से गुफ्तगू में उन्होंने एक बार फिर अपनी पुरानी ललकार को दोहराते हुए बानी पीटीआई को छुड़ाने का ऐलान भी किया है। सहाफ़ी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि वो बानी पीटीआई को कब अपने सूबे लेकर जाएंगे, जिसके जवाब में उनका कहना था कि पूरा जोर लगाऊंगा कि बानी पीटीआई को जेल से निकालकर खैबर पख्तूनख्वा लेकर जाऊं। बुशरा बीबी से मुतालिक सवाल पर अली अमीन गंडापुर का कहना था कि बुशरा बीबी जहां भी होती सिक्योरिटी हमने देनी थी और अगर वो हमारे पास आई है तो अच्छी बात है। अली अमीन गंडापुर का मजीद कहना था कि बुशरा बीबी ने फिलहाल किसी सियासी कमेटी के इजलास की सदारत नहीं की है, उनसे मशवरे जरूर हुए हैं और वो होते रहते हैं। एक तरफ तहरीक इंसाफ से जुड़ी सीनियर शख्सियात के लिए रिलीफ के दरवाजे खुलते दिख रहे हैं, तो दूसरी जानिब कारकुनों की तकलीफ कम होती नहीं दिख रही। गुज़िश्ता रोज भी इस्लामाबाद के मुकाम संगजानी पर होने वाले वाक़े के बाद तहरीक इंसाफ के आम कारकुनों की मुश्किलात मजीद बढ़ने का ही इम्कान है। तहरीक इंसाफ ने गुज़िश्ता रोज के वाक़े को ड्रामा करार दिया था, लेकिन इस मुकाम पर होने वाली हंगामा आराई से मुतालिक मनाजिर तो कुछ और दास्तान सुना रहे हैं। और अब इस मुतालिक कानूनी एक्शन भी तेज हो गया है, जब आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने संगजानी में कैदियों की वैन पर हमले और मुल्ज़िमान को छुड़वाने के केस में 82 मुल्ज़िमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। दौरान समाअत वकील पीटीआई अंसर क्यानी ने मौक़िफ़ अपनाया कि FIR के मुताबिक पुलिस वैन पर हमले की मनसूबाबंदी अदालत में पेशी के दौरान की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि पुलिस को कैदी वैन मोटरवे छोड़कर GT रोड पर लाने का किसने कहा। अंसर क्यानी ने अदालत को बताया कि मुल्ज़िमान 5 अक्टूबर से पुलिस की हिरासत में है और अदालत मुल्ज़िमान की जमानत मंजूर कर चुकी है, जबकि दूसरी अदालत से मुल्ज़िमान को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया गया है। दौरान समाअत जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने रिमार्क्स दिए कि डिस्चार्ज मुल्ज़िमान को तो फौरी छोड़ना होता है। पीटीआई के वकला ने अदालत को बताया कि पुलिस को मुल्ज़िमान को छोड़ने का कहा गया, मगर उन्होंने कहा कि वो मुल्ज़िमान को अटक लेकर जाएंगे। जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो मुल्ज़िमान के रिश्तेदार हैं और वो भी अटक जा रहे थे। तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख फकास अकरम ने। बहुत शुक्रिया शेख फकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि अली अमीन गंडापुर साहब ने एक ऐलान किया था कि अगर सीनियर मोस्ट के बजाय किसी को चीफ जस्टिस लगाया गया तो एहतजाज किया जाएगा। तो आज याहिया अफरीदी साहब चीफ जस्टिस बन गए हैं और उनकी तकरीब हल्फ बर्दारी में अली अमीन गंडापुर साहब ने शिरकत भी की है, तो वो एहतजाज वाला फैसला क्या अब वो तब्दील हो गया है? देखिए, ये एहतजाज तो होगा, इसलिए कि वो एहतजाज 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और चीफ जस्टिस को तैनात करने के तरीक़ेकार के खिलाफ था। और वो एज अ पार्टी चीफ ऑफ KPK खैबर पख्तूनख्वा, वो उनका एक राइट है और आइन उनको देता है, वो करेंगे। बट देन ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव और जब तक वो
इनको जो अमेंडमेंट्स हैं वो चैलेंज हो के उसका कोई और तरीकेकार नहीं हो जाता। तो इस लॉ ऑफ द लैंड एंड दिस याया अफरीदी साहब वो केपीके से ताल्लुक भी रखते हैं और फिर एक ऑपरेशनल जो मामलात हैं उसमें चीफ मिनिस्टर जो है वो इज पार्ट ऑफ द सिस्टम, सो ही हैज टू रिप्रेजेंट केपीके। यानी जिस तरमीम के नतीजे में वो चीफ जस्टिस बने हैं उस तरमीम को चैलेंज करेंगे चीफ जस्टिस के वाले से आपका कोई इख्तलाफ नहीं है? बिल्कुल यही फैसला हुआ था जी। नहीं, चैलेंज हमने तो मुखालफत की हुई है, मुसलसल मुखालफत की है, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कहीं पे भी हमने ये इंप्रेशन नहीं दिया। आप देखें जो पिछली कमेटी थी हम उसमें भी नहीं बैठे हैं, और हमने जो एलामिया दिया था पिछला पॉलिटिकल कमेटी का, आपको याद होगा, उसमें हमने ये कहा कि हमने ये मामला अपनी लीगल कमेटी के सुपुर्द कर दिया है और वो इसकी ऑप्शंस जो हैं एक्सप्लोर कर रहे हैं। मंडे को देखें लीगल कमेटी क्या कहती है और किस तरीके से इनको चैलेंज करना चाहेगी। वैसे आपकी बतौर सेक्रेटरी इत्तलात क्या राय है कि अब जाहिर है आप इस पूरे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बने, आपने बाइकआउट किया था पार्लिमानी कमेटी का भी, उसके बाद फिर जो खुसूसी कमेटी थी जिसमें चीफ जस्टिस का तकर्रर होना था, इंतखाब होना था, उसका भी तरीके से बाइकआउट किया। अब एक और स्टेज भी है, जुडिशल कमीशन में भी आपके गालिबन 2 नुमाइंदे आपके उस पर बैठेंगे, या आपका आता है एक JUI का आता है, बहरहाल 2 भी अगर आपके आते हैं या एक भी आता है, जिसमें जो आईनी बेंचेस बनने हैं उसके लिए एक जुडिशल कमीशन बैठेगा 13 रुकनी, तो उसका भी तरीके से आप बाइकआउट करेंगे या उसमें बैठेगी? उसके ऊपर डिलिबरेशन अभी हो रही है जी, और उस पर लीगल और पॉलिटिकल साइड्स दोनों बैठ के आज या कल को फैसला करेंगे और हम आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि तरमीम का आप कह रहे हैं कि सोमवार तक फैसला हो जाएगा, चैलेंज करते हैं या नहीं करते, लेकिन इसके साथ साथ तरमीम को लेकर ही, तरमीम की मंजूरी के बाद जो 2-3 फैसले आए, जिसमें बुशरा बीबी की रिहाई का फैसला था, उसके बाद फिर जो इमरान खान साहब की बहनें हैं उनकी रिहाई का जो मामला था, उसे एक डील के साथ जोड़ने की काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कयास आ रही है, चल रही है कि जनाब ये एक डील का हिस्सा था, ये एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा था, ये एक अरेंजमेंट का हिस्सा था। तहरीक इंसाफ आदो डिनाई कर रही है, तो क्या कहेंगे इस पे आप? अब ये इस तासुर को ज़्यादा तक़वियत मिल रही है? हमारे समर भाई, ये हमारे मुखालिफिन की एक बड़ी लेम और बेहुदा सी कोशिश है लोगों में ये इंप्रेशन देने की कि इनको कोई डील जो है और इसका कोई ताल्लुक आईनी तरमीम आई और आईनी तरमीम के बाद ऐसे हो गया। दिस इज ऑल नॉनसेंस। उसकी वजह यह है कि बुशरा बीबी के तमाम केसेस में जमानत हो चुकी थी। आपको लास्ट टाइम याद होगा कि उस दिन भी उनके रिलीज ऑर्डर्स जो थे वो आ गए थे और उनको छोड़ने का हुक्म दे दिया गया था, मगर अदालत के अंदर ही FIA के जेल के प्रेमिसेस में ही अदालत के लोगों ने, उसमें FIA के लोगों ने जाके उनकी गिरफ्तारी डाली, जिसको हमने कहा कि बिल्कुल इलीगल है, प्रेमिसेस के अंदर आप ये नहीं कर सकते हैं। सवाल जो इस डील को एक चीज जो तकलीफ देती है वो सिर्फ यही है, वो सिर्फ यही है कि गवर्नमेंट अगर चाहती किसी और केस में गिरफ्तारी जिस तरह पहले डालती रही है एक के बाद दूसरे केस में, इस मतबा गिरफ्तारी ऐसी नहीं डाली गई। नहीं, फैमिली के अरेस्ट में और खान साहब के अरेस्ट में जमीन आसमान का फर्क है। की गला कर दे तुसी, ये इसमें जमीन आसमान का फर्क है। हम सब के ऊपर FIRs हैं और हमें कई जगहों पे जजों ने हुकूमत की मर्जी के खिलाफ हमें जमानतें दी हुई हैं। पुलिस पेश होती रही हमारे खिलाफ, झूठे मुकदमात करके लाती रही। आपका क्या ख्याल है, हम सारे भी जो मुकदमों में बाहर बैठे हुए पे, हम सारे के सारे जो 400-500 आदमी हैं, हम सारे डील के ऊपर बाहर बैठे हुए हैं? फिर ये बड़ी कुछ चबल हुकूमत है जो 500 बंदे जो रोज इनको बुरा भला कहते हैं, सुबह शाम उन्हीं को डील के ऊपर बाहर रख के बैठी है। ऐसी कोई बात नहीं है। ये एक इंप्रेशन देने की कोशिश हो रही है सिर्फ हमारे लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए, विच जो हम उसको रद्द करते हैं, उसकी तरदीद करते हैं। ये हम समझते हैं कि तो ये बताएं शेख वकास साहब के बुशरा बीबी का आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के सियासी अमूर के अंदर भी कोई रोल होगा? फैसला साजी के अंदर जाहिर है एक यूनाइटिंग फैक्टर तो वो पार्टी के अंदर बन सकती है, और पेशावर में जाके उनका बैठना ये भी बताता है कि शायद वो सूबे के अंदर भी जो गवर्नेंस के मामला हैं उसमें कोई अपनी गाइडलाइंस दें, या सियासी मामला को बेहतर बनाने के लिए भी कोई अपनी गाइडलाइंस दें। देखें, वो एक घरेलू खातून है और हम यही पहले दिन से कहते रहे, और हमारा नुक्ता नजर भी यही था कि देखें, मरियम बीबी को वो सामने लेके आते हैं और कहते हैं जी मरियम नवाज जो है उसके साथ ये हुआ, फलां हुआ, ठीक हुआ। तो हम ये कहते रहे कि वो सियासी खातून है, अगर आप पॉलिटिक्स करें तो आपको रेडी होना चाहिए अच्छी और बुरे कामों के लिए भी। एक घरेलू खातून को इस तरह झूठे मुकदमों में ड्रैग करना ये पहली दफा हुआ है, और ये आप एक नई रिवायत डाल रहे हैं जो कि गलत है। इट विल कम बैक टू हॉट यू और बाइट यू, रिमेंबर दिस। बट खान साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ कह चुके हैं कि उनकी बहनें और कोई भी शख्स फैमिली से वो पॉलिटिक्स नहीं करेगा, हमें उन्होंने ये बताया है। तो अभी तक जब से बुशरा बीबी रिहा होके आई है कोई ऐसी मुलाकात उन्होंने नहीं की है, इवन पार्टी की खवातीन से भी वो अभी तक नहीं मिली है। जिन्होंने सियासतें करनी होती है उनका और ही तरीकेकार होता है। अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि उनसे कोई सलाह मशवरे वगैरह हम
शायद करें हुकूमती मामलात के अंदर भी, बाकी इश्यूज़ के अंदर भी। तो कल रात एक मीटिंग भी हुई थी वज़ीर-ए-आला हाउस में, आप भी उस मीटिंग का हिस्सा थे। क्या उसमें कोई उनसे सलाह मशवरे लिए गए या उनका कोई उस मीटिंग में कोई था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल नहीं। जिन कुछ रिपोर्टर्स ने, अल्लाह ताला उन्हें सिर्फ इतनी हिम्मत दे दे कि वो अपने भाइयों से, भाई हैं सारे हमारे, हमसे जरा मुसद्दका वो ले लिया करें तो उनको शायद ये सुबकी ना हो झूठी खबरें चलाने की। किसी मीटिंग में बीबी साहिबा से ना कोई मुशावरत का वो हुआ। मैंने कहा कि उनकी तबीयत नासाज थी, वो तो खवातीन को भी नहीं मिली है, तो सही है। सियासी मीटिंग में मशवरों का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये मैं और उन दोस्तों आइंदा को भी कहूंगा किसी कि सियासी आप थोड़ा मीटिंग सा में वो कोई, शरीक नहीं होंगे, ये उनकी पॉलिसी है, ये उनका फैसला है। देखिए जी, वो अभी किसी से मिली ही नहीं है। खान साहब का एक नहीं, डिसीजन है कि मेरी फैमिली पॉलिटिक्स में शामिल नहीं होगी। तुसी सारे मीडिया रल के तेंगी जबरदस्ती क्यों सियासत कराना चाहते हो? सही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़ैन कुरैशी साहब ने आज डिप्टी पार्लिमानी लीडर के ओहदे से इस्तीफा दिया है, तो उनके हवाले से क्या है कि ये इस्तीफा उनसे लिया गया है या उन्होंने खुद रज़ाकाराना तौर पर ये इस्तीफा दिया है? नहीं जी, कोई इस्तीफा किसी से नहीं लिया गया। मेरे पास तो उनका दूसरा इस्तीफा भी नहीं पहुंचा। अगर उन्होंने कोई दिया है तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि उनसे कोई जबरदस्ती इस्तीफा नहीं लिया गया। एक सस्पेशन जो थी, क्योंकि उन्होंने पार्टी इंस्ट्रक्शंस की, वो 4 लोग थे जिन्होंने खिलाफवर्जी की, और खिलाफ इंस्ट्रक्शंस ये थी कि आपने अपने आप को महफूज रखना है अंडर द सुपरविजन ऑफ सर्टेन पीपल, हम्म, जो कि उन्होंने फॉलो नहीं किया। उस पर उनको एक शो कॉज दिया गया है। एज फार एज वोट इज कंसर्न, तो वोट तो जिन 5 बंदों ने दिया वो तो जिल्लत की जिंदगी गुजारेंगे, मगर जिन पे सस्पेक्ट्स हैं जो वो अपना शो कॉज का जवाब देंगे और उसके बाद पार्टी देख लेगी। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि फैसल चौधरी साहब जो हैं, ज़ाहिर है वो वकील हैं और बड़ा रिलीफ भी उन्हीं की वकालत के बाद जो है, यानी वो इस केस पे पेश हुए, जो जमानतें वगैरह मिली, तो उन्हें व्हाट्सएप ग्रुप से निकाला गया। ये क्या माजरा था? इमरान खान साहब के किसी केस में वो वकील नहीं, किसी केस में ये वकील नहीं है इन्फॉर्मेशन फैसल ले चौधरी। लें। तो फिर जो वकला की जो जाके जाके खान साहब से मुलाकात होती है, उसमें फैसल चौधरी साहब शरीक होते हैं, वो कहते हैं मैं हूँ वकील। वो आज भी बल्कि जो पीटीआई की तरफ से एक पटिशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गई है खान साहब के मामलात को लेकर, जेल में सहूलियात को लेकर, उसमें भी वही वकील है। आप कह रहे हैं किसी में नहीं? मैं उसकी भी आपको तरदीद करना चाहता हूं कि पीटीआई की पिटीशन मंडे को फाइल हो रही है। अभी तक पीटीआई की तरफ से कोई पिटीशन फाइल नहीं हुई। बैरिस्टर गौर का नाम लेकर जाती हैसियत में ये दावा आ रहा है अगर कि कोई जाती हैसियत में करता है, उन्होंने तैयार अगर की कोई है जाती पिटीशन। हैसियत में करता सर, अगर कोई जाती हैसियत में करता है तो मैं तो कुछ नहीं कह सकता ना। अगर पीटीआई की तरफ से जाएगी तो मैं आपको कंफर्म करूंगा। यानी वो आप कह मंडे रहे हैं को कि फैसल चौधरी साहब किसी वकील किसी केस में ना खान साहब के, ना बुशरा बीबी के, ना तरीके साहब के वकील हैं, किसी में नहीं है। मेरे इल्म में नहीं है। तो ये जो 2-3 रोज पहले मुलाकात हुई थी शुएब शाहीन साहब की, ये था फैसल चौधरी साहब थे और सलमान अकरम राजा थे, ये किस कैपेसिटी में जाके फिर फैसल चौधरी साहब मिले थे खान साहब से? देखिए, अब ये मुलाकातों के हवाले से तो जब ये सारा चीजें खुल जाएंगी ना जी, अभी तो अचानक ये पहली 2 मुलाकातें इतने लंबे गैप के बाद, लोग कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, कोई नया मैकेनिज्म, पहले तो इंतजार पंजोता क्या साहब तो वो यही रहे हैं कि जो उन्होंने खान साहब को एहतजाज के वाले से जो चीज़ें बताई, पार्टी के अंदर किसने रोल प्ले किया, कौन पीछे हटा, इस मामले पे कह रहे पार्टी के अंदर उनके लिए जो है कि मुखालफत शुरू हो गई है। मेरा ख्याल है कि सेक्रेटरी जनरल साहब जो है इसमें एक वो इनसे तो बहुत बड़े वकील हैं, और फिर इस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, खान साहब ने उनको खुद चूज किया है। मेरे ख्याल में वो मोतबर शख्सियत हैं इस मामले में, खान साहब को भी बताने के सिलसिले में और हमें बाहर आके बताने में। सर, उनकी बात हमारे लिए ज्यादा हैसियत रखती है। बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तब्दीली आई है इस वाले से, और प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हमारे साथ रहिए। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इंतजामी तब्दीली के बाद क्या बड़ी पॉलिसी तब्दीली भी आ रही है? ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि आज ये हल्फ उठाने वाले पाकिस्तान के 30वें चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने आते ही बड़ी और अहम तब्दीलियां लानी शुरू कर दी हैं। आज अवान सदर में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने मनसब का हल्फ लिया तो अपने पहले ही ऑर्डर में उस तनाज़े को बज़ाहिर खत्म करने का ऐलान किया तो गुज़िश्ता रोज रिटायर्ड होने वाले चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हैरान कुन और बज़ाहिर मुतनाज़ इक़दाम की वजह से मार्ज़े वजूद में आया था। याद रहे कि गुज़िश्ता माह 20 सितंबर को सदर आसिफ अली जरदारी के दस्तखत के बाद सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 नाफिज हुआ था, जिसके तहत चीफ जस्टिस को सीनियर तरीन जज और अपने नामजद करदा जज को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल करने का इख्तियार मिल गया था। और इस ऑर्डिनेंस के नाफिज होने के बाद चंद घंटों के अंदर ही साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील में तब्दीली करते हुए जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर करके जस्टिस अमीनुद्दीन खान को इस कमेटी में शामिल कर लिया था। ताहम आज नए चीफ जस्टिस ने इसी कमेटी की असर दो तश्कील करते हुए
जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में दोबारा शामिल कर लिया है। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने पहला इंतजामी हुक्म जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत काम करने वाली कमेटी की तश्कील 9 का हुक्म दिया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जजीला असलम की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल होंगे। यह कमेटी मुकदमात को मुकर्रर करने का फैसला करती है। चीफ जस्टिस की जानिब से यह इकदाम इसलिए भी इंतहाई मानीखेज है क्योंकि इस अमल को आला अदलिया में मौजूद तकसीम और तफरीक के खात्मे की बुनियाद समझा जा रहा है। क्योंकि जब इस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर को बाहर किया गया था तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद नई तश्कील करदा जजेस कमेटी का हिस्सा बनने से माजरत कर ली थी। ताहम अब इस कमेटी की तश्कील के बाद ये उम्मीद जरूर पैदा होगी कि सुप्रीम कोर्ट में अंदरूनी इख्तलाफात को लेकर मौजूदा बहरान का खात्मा हो सकता है। यह इक़दाम इसलिए भी अहम समझा जा रहा है क्योंकि नए चीफ जस्टिस को भी 26वीं आईनी तरमीम के बाद पार्लिमानी कमेटी के जरिए आउट ऑफ टर्न ही सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। इससे कबर अल जहाद ट्रस्ट केस के फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज ही मुल्क का चीफ जस्टिस बनता था। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के बाद यह मनसब सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह के हिस्से में ही आना था, लेकिन पार्लिमानी कमेटी ने पूरा जस्टिस याहिया अफरीदी के नाम निकाल दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बनने से महरूम रह गए। इस इक़दाम के अलावा नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने चार्ज संभालते ही फुल कोर्ट इजलास भी तलब कर लिया है। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर बरोज़ पीर बुलाया गया है, जहां एक तरफ नए चीफ जस्टिस खुद को दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला और उसके खात्मे के लिए इक़दाम करते दिख रहे हैं। वहां बदकिस्मती से हुकूमत अदलिया में मौजूद तकसीम को मजीद हवा देने के दर पे दिखाई देती है। आज भी वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू में एक मखसूस जज के खिलाफ मुहिम जोई की झलक नजर आई। जो हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ जज साहबान बाहम दस्तो गिरेबां हैं, मेरा ख्याल है कि गली महल्ले में भी जब दो लोग आपस में दस्तो गिरेबां होते हैं तो इस किस्म की मिसालें, इस किस्म के लफ्ज़ शर्मनाक, घटिया लेवल, यानी इस तरह की पढ़े लिखे लोगों से तवक्को नहीं की जा सकती। तो इस सूरत हाल में याहिया अफरीदी साहब का इंतखाब जो है वो इसलिए बहुत ही मुनासिब नजर आता है कि आज तक की जो ग्रुपिंग है उसमें अगर किसी बंदे ने दखल नहीं दिया या खुद को अलहदा रखा तो वो मिस्टर जस्टिस मोहतरम याहिया अफरीदी साहब हैं। राना सनाउल्लाह तो ये भी मान गए हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोका गया है और वो आईनी बेंच का हिस्सा भी नहीं होंगे। ताहम अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में डाले जाने से हुकूमत के कान जरूर खड़े हो गए हैं। तभी ये तलात भी आ रही है कि हुकूमत ने एक बार फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम का इरादा कर लिया है, जिसके लिए अब हुकूमत की जानिब से जजेस की तादाद इस कमेटी के अंदर 3 से बढ़ाकर 5 किए जाने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मामलात में मुदाखलत या तनाज़े को उछालने के पीछे वजह हाल ही में की जाने वाली 26वीं आईनी तरमीम भी है, जिसके मुतालिक कयास आराइयां भी हो रही है और कानूनी महाज भी खड़ा होता दिख रहा है। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और दरखास्त दायर हो गई है, जिसमें वफाकी हुकूमत, वजारत कानून और अटॉर्नी जनरल को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में इसे इस्तदा की गई है कि अदालत उज़्मा 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दे। पार्लिमान अदलिया की आज़ादी के खिलाफ तरमीम नहीं कर सकती। अदलिया की आज़ादी आइन के बुनियादी ढांचे का जुज़्व है। पार्लिमान की अदालती उमूर में मुदाखलत अदलिया की आज़ादी और इंसाफ की फराहमी को मुतासर करती है। गो के हुकूमत इस कानूनी चैलेंज से ज्यादा मुतासर नहीं नजर आ रही और 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम के लिए भी परतोल रही है, जिसकी तस्दीक चंद रोज पहले ही वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तो की ही थी, लेकिन इससे भी पहले हमारे शो में मुशीर बराए वजारत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक कर गए थे कि इन तरामीम को 2 मराहिल में भी लाया जा सकता है। मैं ये भी रूल आउट नहीं कर सकता और मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है कि हम जब यहाँ पे कॉमन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तस्वीर राय के साथ जिस चीज पे ऑलरेडी एग्रीमेंट है उसको हम पहले इंट्रोड्यूस करवा दें और फिर सेकंड राउंड में जो है बाकी चीजें आ जाएं। इससे भी देखा जा सकता है कि ये भी इंटायरली पॉसिबल है। यानी ये तजवीज भी हो रहा है कि 2 मराहिल में तरमीम को लाया जाए। जी बिल्कुल, इसमें कोई ऐसी कबाहत नहीं है। ताहम ये भी याद रहे कि हुकूमत के लिए 26वीं के बाद 27वीं या कोई और तरमीम लाना माजी की तरह इंतहाई महाल होगा, क्योंकि पहले भी हुकूमत को नाको चने चबवाने वाले मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुमकिन 27वीं तरमीम को यकसर मुस्तरद कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल मैं तो खुद अपोजिशन में हूँ, मेरा तो हुकूमत में जाने का कोई इरादा नहीं है। बाकी अगर कोई तजवीज़ है तो उसका हमें इल्म नहीं। 27वीं तरमीम जो है वो भी आने जा रही है तो नहीं आ सकेगी, इंशाल्लाह भरपूर मुज़ाहमत करेंगे। ये कोई आसान काम नहीं है। इन तमाम मामलात पर तफसीली गुफ्तगू के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया है
मुशीब राय कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताइएगा कि हुकूमती तवक्कुआत के ऐन बरअक्स जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कील का, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह का नाम भी है और जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी है कि जिनको निकालने के लिए आप एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, तो शॉकिंग था ये आपके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ना तो हमारी कोई ख्वाहिश थी, ना ही कोई ऐसी हमारी कोई इंटेंशन थी जिस पे हम चाहते थे कि शायद मंसूर अली शाह साहब को या मुनीब साहब को निकाल दिया जाए। कतई ऐसी बात नहीं है। जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस आया तो उसमें जो चीफ़ जस्टिस साहब हैं उनको इख्तियार दिया गया कि वो किसी और थर्ड मेंबर को विद इन द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो किसी को ऑप्ट कर सकते हैं। इस चीज़ की कदर नहीं होनी चाहिए कि बेंच की फॉर्मेशन के हवाले से या केसेस की फिक्सेशन के हवाले से एक ही जज साहब अगर वो अवेलेबल नहीं है फॉर वट एवर रीज़न, तो उनकी वजह से वो ताख़ीर का शिकार हो। PMLN थी मेरे ख्याल से अभी जो से भी, जस्टिस मुनीब अख्तर से भी, और इसका जुबान ज़द-ए-आम जो है इसका इजहार भी किया गया PMLN की जानिब से, देखिए मैं ये कहता हूँ कि अभी जो ऑफिस ऑर्डर आया है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो मोहर साबित हुई है हमारे ऑर्डिनेंस के ऊपर, और क्योंकि ऑर्डिनेंस हो या एक्ट हो, इस पे कतई ऐसी कोई बात नहीं है। उस पे उन्होंने ऑर्डिनेंस का भी हवाला दिया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का भी हवाला दिया, और उसमें उस कमेटी का ये उनका इस्तकाक था, तो उन्होंने बेहतर समझा कि जस्टिस मुनीब को भी इंक्लूड कर लिया जाए, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं तश्कील है वो ऑर्डिनेंस आने से पहले वाले जो मौजूद था कानून उसके मुताबिक ही हो गई है। अगर वो हो गई है तो उसमें ऐसी कोई बात टॉप नहीं के है। 3 लोग हैं ना, उसमें सीनियर मोस्ट 3 लोग हैं जो पहले ऑर्डिनेंस से पहले थे। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि उस कमेटी का काम जो है वो अब टैक्स के केसेस, क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेस, फैमिली केसेस, दीगर इस तरह के केसेस जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस नहीं हैं वो बेशक फिक्स करें, वो बिल्कुल करें। 191A के बाहर ये क्या कि इस अब ये इजहार करना चाह रहे हैं कि अब आपको खतरा कोई नहीं है किसी किस्म का? मैं ये कह रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि आर्टिकल 191A इंसर्ट होने के बाद आईन पाकिस्तान में 26वीं तरमीम के तहत अब जो आईनी बेंचेस बनने हैं, अब वो JCP उसकी जो है बेंचेस बनाएगी। और भी हो सकता है आपके साथ जो आज चीफ जस्टिस की पॉलिसी नजर आ रही है कि उन्होंने सीनियर मोस्ट जो है उनके बाद सीनियर प्यून जज हो गए या फिर तीसरे नंबर पे जस्टिस मुनीब साहब हो गए, उन्हें शामिल किया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर, तो ये जुडिशल कमीशन के अंदर भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल होंगे जजेस होंगे जुडिशल कमीशन में, वहां पे हो जाएंगे। कंपोजिशन सर देखें, सीनियर मोस्ट साहब हैं, 3 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, उसमें भी शामिल होंगे ये। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो होंगे, तो ये उसमें तो शामिल हैं। तो जब देखें ना उसमें जो मैं कंपोजिशन देख रहा हूँ उसमें अगर मैं हुकूमती साइड को भी अगर मैं देखूँ तो तकरीबन ये बनती है 6-6 की, तो कास्टिंग वोट इसमें शायद जो है वो चीफ जस्टिस का हो जाएगा। तो आईनी बेंचेस के अंदर भी फिर इनका जो है वो हो सकती है, इनकी इंक्लूजन जस्टिस मंसूर अली शाह की भी हो सकती है, जस्टिस मुनीब अख्तर की भी हो सकती है। देखिए आपको शायद सूट नहीं करेगा। मैं ये हमें सूट ना करने की कोई बात ऐसी है नहीं। राना साहब इस बात का इजहार कर चुके हैं, ये जरूर कह सकता हूं, राना साहब कह चुके हैं कि मंसूर अली शाह साहब को आईनी बेंच के अंदर शामिल नहीं करेंगे। नहीं, वो देखें आईनी बेंच एक अलग चीज है, और 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो उस कमेटी का JCP का जो कॉम्पोजिशन है उस हवाले से वहां पे वो जरूर होंगे। यहाँ पे ये बात ज़रूर है कि बड़ी मुझे अच्छी बात लगी कि आपने ये मेंशन किया कि आपने पूरी कॉम्पोजिशन के हवाले से ये वोट्स का भी बता दिया थोड़ा बहुत। हम तो यही कहते हैं कि उसमें पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। हमने कौन से अपने हैंड पिक जजेस लगाने हैं या खुद प्रपोज करके जजेस लगाने हैं, ये फैसला तो वो 5 जो टॉप पे जजेस बैठे हैं, मेन तो डिसाइडिंग वोट उन्हीं का ही है। हमारे तो हुकूमती वोट एक सेनेटर का है, एक लॉ मिनिस्टर का है और एक MNA का है। 2 ऑपोजिशन के वोट जैसे स्पीकर नॉमिनेट करेगा वो भी ज़ाहिर है, देखिए वो जाहिर बात है जैसे नॉमिनेट करेगा वो गवर्नमेंट की मर्जी का बंदा ही होगा ना, सिविल सोसाइटीज होगा या खातून होगी या माइनॉरिटीज हामी को तो नॉमिनेट नहीं करेगा ना उसके। अब वो एक अपना इंडिपेंडेंट माइंड बार काउंसिल जो है उसमें भी जो वाइस चेयरमैन है फारूक नाइक साहब वो भी आपके इत्तेहादी हैं, लेकिन पाकिस्तान बार काउंसिल के दीगर भी मेंबर्स हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल जिसे नॉमिनेट करती है वो हमारे खाते में तो नहीं जाएगा, ये वहां भी टिल्ट ज्यादा इस वक्त आपकी तरफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये देखिए मफरूजों पे बातें हैं, वाइस चेयरमैन को देखते हुए वो मफरूजों पे बातें हैं, वो तो किसी AG जो है ज़रा वो भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, लॉ मिनिस्टर गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे, तो ज़रा फिर AG की कोशिशें की जाएगी वहां पे। तो मैं कहता हूं तकरीबन एक सेनेटर की वोट, एक MNA की वोट, एक लॉ मिनिस्टर की वोट और खींच तान के आप AG की वोट भी डाल दें तो ये सिर्फ 4 वोटें हैं। लेकिन दीगर जो बाकी वोटें हैं 13 की कॉम्पोजिशन है, 4 हुकूमत की करने, ज्यादातर वोटें तो दूसरी साइड पे हैं। तो ये बताएं कि कोशिश तो आपकी तरफ से होगी, जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी किया कि वो आईनी बेंच के सरबराह बने या उसमें ना जाए।
देखिए, मैं समझता हूँ कि अब ये क्योंकि 3 सीनियर मोस्ट जजेस कंसिडर हुए थे, इनमें से एक एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड हुए हैं, तो ये ऐन मुमकिन है कि इसके बाद इस कॉम्पोजिशन के अगले वाले जो सीनियर लॉट है उसको कंसिडर किया जाए और उसमें से किसी को जो है आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। यानी आप कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी जो शुरू होती है जस्टिस जाय अफरीदी के बाद वाली, जिसमें जस्टिस अमीनुद्दीन साहब हैं, उनके बाद सीनियर मोस्ट जो कि चौथे उसके बाद और भी हैं, 2-3 हैं ऑब्वियसली सीनियरिटी की, अगर वो उस पूरे स्टेप्स में साहब हैं जी, बिल्कुल हैं, उन तीनों में से भी कंसिडर हो सकता है कोई आईनी बेंच के अंदर। जी, आईनी बेंच ऊपर वाले 2 हैं, उन्हें आप कंसीडर नहीं करेंगे? जस्टिस मुनीब अख्तर को, जस्टिस जो सीनियर प्यून जज हैं, जस्टिस वो भी कंसीडर हो सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की हाइट रिसेंटली नहीं, वो रिसेंटली क्योंकि कंसीडर हुए हैं एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, तो ये कोई स्ट्रिक्टो सेंसो में इसकी वो ऐसी बात नहीं है कि उन्हीं को ही बनाना है, या कोई ऐसा प्रिंसिपल है कि एक आपने चीफ जस्टिस ले लिया उनमें से और उसके बाद फिर आप इन्हीं दोनों पे बाउंड हो गए। हम बिल्कुल बाउंड नहीं हैं, हम कंसिडर करेंगे ओवरऑल जितने भी मेंबर्स हैं। यानी आप गौर इस चीज पे कर रहे हैं कि जो सीनियरिटी है वो चीफ जस्टिस के बाद जो नीचे है वहां से आईनी बेंच के लिए शुमार की जाए। गौर की तो मैं आपको कंफर्म नहीं कर सकता, लेकिन देखा जाए तो वो टॉप 3 जो चॉइसेस थी उनमें से 3rd नंबर वाले जो हैं वो अगर हुए हैं रिकमेंड और अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं, उसके बाद से आप शुरू कर लें। ऊपर वालों को शुमार करने में क्या हर्ज है? वही, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि वो लेस कॉम्पिटेंट नहीं, वो कॉम्पिटेंट हैं। मैं तो कहता हूँ कि ऑल 3 ऑफ देम वर एक्चुअली स्टेलर चॉइसेस, जबरदस्त चॉइसेस थी। कमेटी की 2/3 अक्सरियत ने फैसला किया कि हम जो है तो इसमें ये एक चीज नजर आ रही है कि जुडिशल कमीशन में जो नून लीग के या हुकूमत के जो हामी लोग मौजूद हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह या जस्टिस मुनीब अख्तर की शमूलियत के खिलाफ वोट देंगे, ऐसा ही है ना? नहीं, मैं कतन ये नहीं कह सकता, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि JCP की फॉर्मेशन जो है उसने सबसे पहले तो आईनी अदालत का जो सरबराह होगा, सीनियर मोस्ट जज होगा, उसको उन्होंने सेलेक्ट करना है और वो बाय वोटिंग ही होगा JCP के थ्रू, और उसका कोरम भी पूरा है और उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे सपोर्ट ना सपोर्ट की बात नहीं है, 2-3 चॉइसेस जो भी आई, जिस तरह ये 3 की चॉइस आई है, हो सकता है हम अगले 3 सीनियर मोस्ट की वो चॉइस लेके तो उसमें जिस तरह की आप चॉइसेस की बात कर रहे हैं उसमें बज़ाहिर नजर यही आ रहा है कि अमीनुद्दीन साहब ही उसमें हो सकते हैं, मुमकिन तौर पर ज्यादा इम्कान, गालिब इम्कान ये नजर आ रहा है कि मफरूज़ों पे बातें मैं इसकी तस्दीक कर सकता हूं, आपने भी पॉलिसी हुकूमत की दिखाई या फिर जो आपने सोच जो है वो अपने अभी बताइए गवर्नमेंट की, वो रिफ्लेक्ट ये कर रही है कि शायद मामला अमीनुद्दीन साहब की तरफ ही जा रहा है। नहीं, मैं ये कतन देखें, किसी किस्म की कॉन्फर्मेशन, किसी किस्म की जो है मैं तस्दीक आपको इस पर नहीं कर सकता। अब JCP बैठेगी, JCP में जो नाम सामने आएंगे वही कंसिडर होंगे। आई कैन नाइदर कंफर्म और डिनाई कि वो अगर बनते हैं या कंसिडर होते हैं आईनी बेंच के सीनियर मोस्ट जज के तौर पे, तो बिल्कुल उसमें आप ये कहते हैं कि ना मैं तस्दीक करूँगा ना मैं तरदीद करूँगा, तो वहाँ फिर उसके माजी में आपने जिन जिन मौके पे ये कहा तो वहाँ वो तस्दीक ही थी। बहरहाल ये बताएं कि आज जो रिकॉन्स्टिट्यूट हुई है दोबारा से प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है, उसमें मुनीब अख्तर साहब भी आगे, जिनको निकालने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया। ये एक फैक्ट है, आप इसको बेशक डिनाई करें, लेकिन एक ऑर्डिनेंस आया, हमने चॉइस दी, तो किसके लिए दी? चॉइस दी, क्यों दी? कि वो खुद देखें, मुनीब साहब को निकालने के लिए दी, आपने चॉइस दी और उन्होंने 1 घंटे के अंदर, अभी चाहे खुश नहीं हुई थी ऑर्डिनेंस की, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़े तौर पे वो रीजंस रिकॉर्ड की, ऑन रिकॉर्ड हैं कि किस लिए जो है वो उनको कंसिडर नहीं किया। अब जाहिर है वो कमेटी के अंदर आ चुके हैं। एक राय ये भी है, खबर ये भी है कि अगले हफ्ते में शायद एक और ऑर्डिनेंस ला के कमेटी के अरकान की तादाद बढ़ाकर 3 से 5 की जा रही है, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं ये आपको ज़रूर कह सकता हूँ कि अगले हफ्ते जजेस की तादाद बढ़ने के हवाले से हुकूमती बिल ज़रूर आएगा, और वो क्योंकि अगर आप इन्हीं जजेस के साथ आपने काम करना है, इसी स्ट्रेंथ के साथ, इन्हीं जजेस मुराद इसी स्ट्रेंथ के साथ, तो फिर मुड़ तुड़ के बात वहीं पे आएगी। ना आईनी बेंचेस बन सकेंगे, ना जो एक्सेस टू जस्टिस की इंप्रूवमेंट की आप बात करती हैं, आप करते हैं आम लोगों के लिए, वो भी नहीं हो कमेटी के अंदर जजेस की तादाद बढ़ाने की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तादाद बढ़ेगी, इसी तरह हाई कोर्ट्स के कुछ हाई कोर्ट्स हैं उनके जजेस की तादाद भी बढ़ेगी, और इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में जो ऑर्डिनेंस आया और उसके बाद वो ऑर्डिनेंस पेश होगा, उसमें भी जो क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हुई है, उसका इफेक्ट जो उसके साथ सबॉर्डिनेट या सपोर्टिव लेजिस्लेशन पे आ रहा है, उसमें जो अगर कोई ऐसी कबाहत है या ओवरलैप है या एम्बिग्विटी है, उसको भी क्लियर करेंगे। उस लेजिस्लेशन में भी अमेंडमेंट्स आ सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऐन मुमकिन है कि इस आने वाले हफ्ते में उसमें अमेंडमेंट्स आएंगी, और तादाद 3 से बढ़ाकर 5 नहीं कर रहे आप? देखें, मेरा नहीं ख्याल 3 से वो 5 की तादाद होगी।
लेकिन ओवरऑल जजेस की तादाद कितनी मजीद बढ़ाएंगे? मेरे ख्याल से तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्योंकि फाउंडिंग फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है उन्होंने कोई कदगन नहीं लगाई थी कि कितने नंबर ऑफ जजेस आप सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं, और वो एक ओपन एंडेड उन्होंने छोड़ा हुआ है। इसमें मैं समझता हूँ कि तकरीबन इसकी तादाद 17 से 23 17 हैं, 2 एडिशनल हैं, 21 करने जा रहे हैं, एड हॉक हैं 2, कितने करने जा रहे हैं? तकरीबन 23 होंगे इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। कितने? 23 कर देंगे जी। सही है, बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाहिज़ा की बैरिस्टर अकील मलिक की, जिनका कहना है कि अगले हफ्ते अहम कानून साजी आ रही है और जो लेजिस्लेशन आएगी उसमें सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने और हाई कोर्ट्स के अंदर भी जजेस की तादाद में इजाफे के हवाले से ये बिल आएगा, और साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर भी मजीद तरामीम की जाएगी। प्रोग्राम में मुख्तसर ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे क्रिकेट के मैदान से। एक बड़ी खबर पाकिस्तान के लिए आज आई है कि पाकिस्तान ने 8 साल बाद इंग्लैंड को शिकस्त दी है अपनी सरजमीन पर। बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ तारीखी कामयाबी की। पाकिस्तान ने इंग्लैंड को तीसरे और फैसला कुन टेस्ट मैच में 9 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज 2-1 से जीत ली है। रावलपिंडी में खेले गए मैच में पाकिस्तानी स्पिनर्स की शानदार कारकर्दगी की बदौलत मेहमान टीम सिर्फ 36 रन बनाकर आउट हो गई, जिसे पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने 1 विकेट के नुकसान पर ये हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ 8 बरस बाद कोई टेस्ट सीरीज जीता है, जबकि उसने 13 बरस के वक्फे के बाद इंग्लैंड को किसी होम सीरीज में हराया है। ये 2021 के बाद पहला मौका है कि पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर कोई टेस्ट सीरीज जीती है। 3 बरस कबल पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 टेस्ट मैचों की सीरीज में 2-0 से शिकस्त दी थी। इसके बाद पाकिस्तान को 2022 में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और 2024 में बांग्लादेश से घर में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। पाकिस्तान की फतह के बाद सोशल मीडिया पर जहां शायकीन ने पाकिस्तानी स्पिनर साजिद खान और नुमान अली की तारीफों के पुल बांधते दिखाई दिए, वहीं हाल ही में सिलेक्शन कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर किए जाने वाले आकिब जावेद की स्पिन पिचेस के इस्तेमाल के फैसले पर भी बात हो रही है। साबिक पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद हफीज ने इस कामयाबी का सेहरा खिलाड़ियों के साथ साथ नए सिलेक्टर्स के सर भी बांधा। उनका कहना था कि नए सिलेक्टर्स को क्रेडिट मिलना चाहिए कि उन्होंने बाजी पलटी, अहम फैसले किए और जिम्मेदारी कबूल की। अहम बात यह है कि नए सिलेक्टर आकिब जावेद ने अपने एक पॉडकास्ट में यह तजवीज़ दी थी कि ड्राई पिचेस बनाई जाएं और उसको रफ किया जाए, फिर 100% जीत होगी। और जब पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ मुल्तान के पहले टेस्ट मैच में बदतरीन शिकस्त हुई तो पीसीबी ने आकिब जावेद को सिलेक्शन कमेटी में शामिल किया। उनकी आमद से कई सीनियर खिलाड़ियों बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह को ड्रॉप करके स्पिनर्स को डाला गया, जिसके बाद वही नतीजा निकला जिसका आकिब जावेद ने दावा किया था। पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर मजीद बात करेंगे। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है साबिक टेस्ट क्रिकेटर कमरान अकमल ने। बहुत शुक्रिया कमरान अकमल साहब, आपने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। ये बताएगा कि पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद अपनी होम सीरीज जीती है और इंग्लैंड को भी हमने शिकस्त दी है, जबकि इससे पहले हम बांग्लादेश से वाइट वॉश हो गए थे, इंग्लैंड से भी हम मैच हार चुके थे, मुल्तान का पहला टेस्ट मैच। तो इससे तारीखी फतह को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बड़ी जबरदस्त कामयाबी है और टेस्ट मैच भी जीतना, सीरीज भी जीतना, हम लोग आप सोच नहीं सकते, आप भी कितने खुश होंगे। आप बड़ी जबरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट को क्रेडिट देना चाहिए। जो परफॉर्मर्स आए हैं उन्होंने आउट करके दिए हैं। नुमान और साजिद ने जैसे 2 टेस्ट मैचेस में 40 आउट इन दोनों ने कर दिए हैं। अभी इनके मुतालिक कहा जा रहा था, हमारे स्पिनर्स के मुतालिक, कि हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। तो अभी ये मेरे ख्याल से एवरेज स्पिनर है जिन्होंने 40 आउट कर लिए। जब क्वालिटी स्पिनर्स आ जाएंगे वो पता नहीं, फिर 15 की साइड भी हो जाएगी, वो 15 भी आउट कर देंगे। बिल्कुल, आपने दुरुस्त निशानदेही की है कमरान अकमल साहब के। सिलेक्शन कमेटी का तो बड़ा एक किरदार रहा है पाकिस्तानी टीम में जो मौजूदा खामियां थी इसके पीछे, कि यही साजिद खान और यही नुमान अली अच्छा परफॉर्म करते करते टीम से अचानक बाहर हो गए और फिर उसके बाद हम जो है टेस्ट मैचेस और सीरीज हारना शुरू हो गए। तो लगता है कि एक माइनर सर्जरी ही जो है उससे टीम के अंदर काफ़ी बड़ा फायदा हुआ है। देखिए, ये माइनर सी सर्जरी नहीं आप कह सकते, इसके लिए दिल जिगरा चाहिए होता है, पावर चाहिए होती है। वो फुल क्रेडिट देना चाहिए चेयरमैन साहब को जिन्होंने ये सिलेक्शन कमेटी बनाई है और उन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा है कि इंग्लैंड टीम को कैसे डोमिनेट कर सकते हैं। समर भाई, आप 2005 की सीरीज भी जानते होंगे कि हम कैसे जीते हैं, कि किन्होंने हमें जितवाई है। उससे पहले भी हम लोगों ने जब भी जीती है इंग्लैंड से, वो हमारे स्पिनरों ने जितवाई थी। पाकिस्तान जो 2022 में आई थी इंग्लैंड की टीम, क्या उस वक्त समझ नहीं थे? क्या उस वक्त डाटाबेस इनके पास बंदे नहीं थे जो अवाम को पागल बनाने के लिए साथ रखे हुए थे कि ये डाटाबेस है, ये परफॉर्मेंस, ये वेन्यू की और ये प्लेयर्स की सारी
क्या नाम है वो वीकनेस और जो उसका प्लस पॉइंट है वो सारा बताएंगे। क्या उस वक्त दिमाग बंद था इनका? मुझे एक बात बताएं, उस वक्त भी सब कुछ था, पता था, लेकिन उस वक्त सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के चक्करों में, अपने जो एजेंडे थे, जो सेल्फिश क्रिकेट थी, उसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को ये दिन देखने पड़े हैं। और पिछली सिलेक्शन कमेटी क्या, जो कोई भी था पिछले 5-6 साल से इस पाकिस्तान की क्रिकेट को डिसीजन ले रहे लेकिन थे। कमरान इकबाल साहब, जो पाकिस्तान दूसरा और तीसरा टेस्ट मैच जीता है, एक हमारे लिए आर्जी खुशी का बायस तो ये बना है, लेकिन ज़ाहिर है मुस्तकिल तौर पर मसला हमारा तो वहीं पे मौजूद है कि इस मैच में भी कमरान में साजिद खान और नुमान अली ने अच्छा परफॉर्म कर लिया, अच्छी बॉलिंग की, लेकिन उनके साथ साथ क्यूरेटर का भी बड़ा रोल था कि उसने पिच ऐसी बनाई कि जिसने हमारे स्पिनर्स को सपोर्ट किया। होम सीरीज को हम जीत के उसमें हमने फायदा उठा लिया, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं वहां जाके हमारे बैट्समैन जो है वो स्ट्रगल करते हैं। आज भी इस सीरीज के अंदर भी हमारी बैटिंग लाइनअप बुरी तरह से एक्सपोज हुई है, तो इस मसले का भी कोई हल? देखिए समर भाई, एक तो क्रिकेटर का आपने नाम लिया, उसको क्रेडिट देना चाहिए उसकी। नहीं, पहले टेस्ट मैच में भी वो बना सकता था, लेकिन कहना पड़ता था, डिसीजन लेना पड़ता आउट ऑफ द बॉक्स जाके, फिर जाके बनती है पिचेस। पिंडी के मतलब भी कहा जा रहा था कि यहाँ पे ब्रेक पिच बन ही नहीं सकती। भाई पाकिस्तान के हर वेन्यू पे बन सकती है, और जो आप आइडेंटिफाई आपने की है वो डेफिनेटली है, लेकिन अब आपने इस जीत के साथ देखना है कि अब हम लोगों को और क्या जरूरत है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट इसी को कहते हैं, प्रोफेशनल क्रिकेट बोर्ड इसी को कहते हैं, प्लेयर्स को कहते हैं कि वो गलतियां देखते हैं, उस पर काम करते हैं। सबको पता है कि बैटिंग में हमें कितनी प्रॉब्लम है, हमें फास्ट बॉलिंग में कितनी प्रॉब्लम है। हम यही दोनों ये जीत मिली है, अब ये हमने साउथ अफ्रीका नहीं लेके जानी, ये जीत हमने पाकिस्तान में छोड़ के चली जानी है। जब टेस्ट मैच होंगे वहां पे हमारा काम क्या होगा कि हमने फास्ट बॉलर्स को कैसे कॉन्फिडेंस देना है, जैसे इन दोनों को दिया, वहां पे भी फास्ट बॉलर्स की अब वहां पे जिम्मेदारी कि वो हमें आउट करके दे। वो क्योंकि फास्ट बॉलर्स की कंडीशन है वहां पे जाके आउट करना, परफॉर्म करके देना, 20 आउट करके देना है टेस्ट मैच में। और उसके बाद बैट्समैनों की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब हमने टीम में खेलना है तो हमने परफॉर्म करके देना है, साउथ स्टील की तरह 100 करके देना है, हमने कामरान गुलाम की तरह 100 करके देना जिससे टीम को फायदा हो। तो हम लोगों ने ऐसे क्या नाम है परफॉर्मेंस लेनी है। आप क्रिकेट से बड़ा प्लेयर्स को बनाएंगे, टीम को बनाएंगे, तो फिर आप कभी प्रोग्रेस ऊपर जा नहीं सकते। जो मैंने क्यूरेटर की बात की थी, ज़ाहिर उसमें एक बड़ा क्रेडिट आपने भी उस तरफ निशानदेही की मैनेजमेंट का बड़ा रोल था। ज़ाहिर उसमें आकिब जावेद का ये मशवरा था, उनकी पॉलिसी थी जो काम दिखा गई कि हमने विकेट उस तरह की बनाई जो कि सपोर्ट कर रही थी हमारे स्पिनर्स को, और हमने फायदा उठा लिया। लेकिन हमारी बैट्समैन जो है वो, दोबारा से मैं बात करूंगा कि वो हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो फिर से एक्सपोज हुई है। हमारे पास ऑप्शन तो बड़े मौजूद हैं, जिस तरह इमामुल हक हमारे पास बड़ा अच्छा टेस्ट क्रिकेटर है, परफॉर्म कर रहा है, एवरेज बड़ी अच्छी है, वो बाहर बैठा हुआ है। हुरैरा को हम मुसलसल बेंच पे हमने बिठाया हुआ है। तो क्या बैटिंग लाइनअप के अंदर कुछ तब्दीलियां नागुज़ीर हो चुकी हैं अब? देखिए सबसे पहले जो आपने बात की आपके भाई की, नो डाउट हम सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया है और करना भी चाहिए। उन्होंने आकर डिसीजन लिया, उनकी टीम को, जैसे साद अजहर अली नई सिलेक्शन कमेटी बनी है, असद शफीक है, इनको क्रेडिट देना चाहिए। इन्होंने सोचा और इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए, और जो सेल्फिश माइंडसेट है ना उसको थोड़ी देर के लिए टीम से हटा दिया। अभी बड़ा काम है उनका। और जहाँ तक आपकी बात है कि हम लोग बैटिंग में वो नहीं कर पा रहे, अब बैटिंग में अभी नुमान और साजिद ने परफॉर्मेंस करके दी है ना, क्योंकि इन्होंने 7-7 8-8 साल डोमेस्टिक खेली है। डोमेस्टिक क्रिकेट जो खेल के आएगा, जो परफॉर्मेंस करके आएगा, आपको बाहर जाके भी वो परफॉर्म करके देगा। आप शॉर्ट ऑफ क्रिकेट से पैराशूट के जरिए प्लेयरों को लाएंगे, अपने फेवरेट्स को लाएंगे ना, तो फिर परफॉर्मेंस बड़ी कभी नहीं आएगी। तो इसलिए अब एक प्रोसेस सेट करना चाहिए, हमें अपना सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना चाहिए इस चीज से, और ना कि हम लोग वही विजन ये टेस्ट सीरीज जीत जाए, हम फिर भूल जाए आगे का, फिर उससे चीजें बेहतरी नहीं होगी। तो इसलिए आपको एक्सपीरियंस प्लेयर और फॉर्म के साथ और परफॉर्मेंस बेस्ड क्राइटेरिया हम व्हाइट बॉल का कप्तान तब्दील कर रहे हैं, रिजवान को लाया जा रहा है व्हाइट बॉल का कप्तान। तो ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के टूर में बाबर आजम को शामिल करना चाहिए? देखिए क्यों नहीं होना चाहिए, उसकी व्हाइट बॉल क्रिकेट तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, चाहे वो T20 हो चाहे वनडे हो। टेस्ट मैच में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, आप 9-10 टेस्ट मैच ऐसी परफॉर्मेंस के साथ तो नहीं ना खेल सकते। आप क्रिकेट से बड़े तो कोई भी नहीं है प्लेयर, परफॉर्मेंस बेस होनी चाहिए ना। तो यही इम्प्लीमेंट बाकी लड़कों के लिए भी होना चाहिए। अभी रिसेंटली जो टेस्ट सीरीज हम लोग खेले हैं, परफॉर्मेंस टॉप ऑर्डर की नहीं है इतनी अच्छी, अगर बाबर ड्रॉप हो सकता है तो वो भी हो सकते हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए व्हाइट बॉल क्रिकेट में आप बाबर को कैसे साइडलाइन कर सकते हैं? आप उसका नंबर 1 ODI का बैट्समैन है, T20 में टॉप क्लास परफॉर्मेंस है, आप एक क्रिकेट से बाहर करके बाकी क्रिकेट से बाहर नहीं करना चाहिए।
ऐसे तो प्लेस खराब होते हैं, ऐसे तो कैरियर खराब होते रहे हैं पास में, यही तो चीजें सामने आती रही है। इसी दिमाग के साथ उन्होंने डिसीजन लिया जिसकी वजह से लड़कों का कैरियर खराब हुआ, आपका सिस्टम खराब हुआ अपने फेवरेट लाने के चक्करों में। बाबर अगर नहीं है तो टेस्ट सीरीज जीत गए तो बाकी सारी क्रिकेट से बाहर करते हैं। मैं ऐसा पाकिस्तानी नहीं हूँ, मैं ऐसे पाकिस्तान के लिए नहीं खेला। जो अच्छा है उसको अच्छा ही होना चाहिए, उसको खेलना चाहिए। बहुत शुक्रिया कमरान अकमल साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। आज के प्रोग्राम में इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।